तो स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी विथ यू में। बच्चों हम लोग जो है वो आपके चारों सब्जेक्ट हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया कक्षा 12वीं का, ठीक है, राजनीतिक विज्ञान हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, उन सब के एग्ज़ाम के जो त्रैमासिक पेपर थे आपके वो काफ़ी अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जो है भूगोल का टारगेट करके बैठे हैं, क्योंकि भूगोल का पेपर हम लोग का बचा हुआ है। तो हम लोग भूगोल को इतनी अच्छी तरह से क्लियर करेंगे कि शायद किसी, हम बोल सकते हैं किसी अदर जगह आपको कोई क्लियर हो पाएगा इतने अच्छे से। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ जितने शायद ही आपको कभी मिले होंगे। ठीक है, मतलब आप खुद बोलेंगे कि जितने क्वेश्चन मैंने बताए थे वह सभी क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में बिल्कुल डेफिनेटली ही बैठे हैं। मतलब एक भी क्वेश्चन जो है पढ़ा हुए से आउट नहीं आने वाला है और ना अभी तक आया है। आप खुद विद प्रूफ बात करता हूँ मैं। ठीक है, जो आपका आज का पेपर भी हुआ है उसमें जितने क्वेश्चन मैंने बताए थे आप लोग को ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में, सारे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हैं। ठीक है, तो बेटा आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है कि मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है। तो देखो, मानव भूगोल किसका है? मनुष्य के द्वारा तैयार किया गया है भूगोल। तो उसमें अध्ययन किसका करेंगे हम लोग? मनुष्य का अध्ययन करेंगे। तो मानव भूगोल में मानव मानव और उसके भौतिक वातावरण के, मतलब आसपास के वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मतलब मनुष्य और उसके साथ होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं, ठीक है, उन सब के बीच संबंधों का अध्ययन कहीं में करते हैं हम लोग? तो मानव भूगोल में करते हैं ना बेटा। बहुत ईजी, बहुत ईजी जो है, बेसिक से चैप्टर है, बेसिक से क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? मानव भूगोल की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो हम देखो क्या बोल रहे हैं भैया, हम तो पढ़ते हैं सैंपल जी की। ठीक है, कुमार एलन सी सैंपल बोलते हैं इनको, के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, मतलब पृथ्वी गोल है, पृथ्वी घूमती रहती, पृथ्वी स्थिर नहीं है। ठीक है, वो अपनी गति से घूर्णन मतलब घूमती रहती है। ठीक है, पृथ्वी और क्रियाशील मानव, मतलब मनुष्य जो है कुछ ना कुछ क्रिया करता रहता है। तो इसलिए मनुष्य को हमने क्या बोला है? क्रियाशील मानव बोला है। क्या बोला मनुष्य को हमने? क्रियाशील मानव। मतलब अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मतलब देखो, पृथ्वी जो है वो भी अपनी जो है स्थिति बदलती रहती है और मानव जो है वह भी अपने क्रियाकलाप बदलते रहता है। तो इन दोनों के बीच संबंधों का अध्ययन क्या है? मानव भूगोल है। ठीक है, किसने बोला है? कुमार एलन सी सैंपल जी बोलते हैं हम लोग ये। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्या बोल रहा है हम लोग का। अगला बेटा क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग का, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है बेटा आप लोगों का, कि भौतिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के दो दो तत्व लिखिए। तो भौतिक पर्यावरण के तत्व है कौन कौन से? उच्चावच हो गया, ठीक है बेटा, जलवायु हो गई, मृदा हो गई, खनिज आदि। ये किसके हैं भैया? ये भौतिक भूगोल के हम लोग हैं। ठीक है, फर्स्ट हो गया। अब सेकंड वाले क्या है? सांस्कृतिक भूगोल के, जनसंख्या है, कृषि है, परिवहन है। ठीक है, मतलब दोनों के जो है तत्व है जो है पर्यावरण के वो अलग अलग आते हैं। किसमें? भौतिक भूगोल में क्या आएगा भैया? तो भौतिक भूगोल में उच्चावच है, जलवायु है, मृदा है और खनिज है। ठीक है, जबकि सांस्कृतिक पर्यावरण में क्या है भैया? जनसंख्या है, कृषि उद्योग है, परिवहन है। किसमें आते हैं? सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कि मानव भूगोल के अर्थ को समझाइए। तो मानव भूगोल का अर्थ उस विज्ञान से है जिसके अध्ययन का एक पक्ष मानव और दूसरा पक्ष प्राकृतिक वातावरण, यहाँ बोल सकते हैं प्रकृति है, की शक्तियों का अध्ययन तथा उनका एक दूसरे पर प्रभाव बताना है। मतलब मनुष्य का प्रभाव प्रकृति पर क्या है और प्रकृति का प्रभाव मनुष्य पर क्या है, इन दोनों के बीच संबंध को बताना मानव भूगोल कहलाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा क्या बोल रहा है। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक भौतिक पर्यावरण तथा मानवीय जगत के सभी के मानवीय जगत के बीच सभी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? मानव भूगोल के अंतर्गत। मतलब मनुष्य और पर्यावरण के बीच होने वाले संबंधों का अध्ययन हम किस में करते हैं? तो मानव भूगोल में करते हैं। एलन सी सैंपल ने बोल दिया है। क्या बोला एलन जी ने भैया हमारे? कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। हम लोग पढ़ चुके हैं आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव भूगोल की कुछ उप क्षेत्रों के नाम बताइए। तो व्यवहारवादी भूगोल है पहला, दूसरा है समाज कल्याण का भूगोल, तीसरा है अवकाश का भूगोल। ठीक है बेटा, उसके बाद आगे देखते हैं भैया चौथा हम लोग का क्या है? सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल है ना, सैन्य भूगोल हो गया, संसाधन भूगोल हो गया, कृषि भूगोल हो गया, उद्योग भूगोल हो गया, पर्यटन तथा भौगोलिक पर्यवेक्षक भूगोल हो गया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल हो गया, है ना बेटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। मानव भूगोल के अंतर्गत भूपटल के विभिन्न भागों में प्राकृतिक वातावरण के संदर्भ में मानवीय क्रियाकलापों के अध्ययन को महत्व प्रदान किया जाता है। मतलब मानव भूगोल में सामाजिक विज्ञान, अन्य सामाजिक विज्ञान के संबंध में कैसा है? तो क्या बोल रहा है कि मानव भूगोल के अंतर्गत भूपटल मतलब जमीन के ऊपर, भूमि के ऊपर के विभिन्न भागों में प्राकृतिक वातावरण के संदर्भ में मानवीय क्रियाकलापों का, मतलब मनुष्य द्वारा जो भी काम किए जाते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, महत्व दिया जाता है। अतः मानव भूगोल अनेक सामाजिक विज्ञान से गहरा संबंध रखते हैं, जैसे समाजशास्त्र हो गया,
ठीक है, अर्थशास्त्र हो गया, मानव विज्ञान हो गया, इतिहास हो गया, राजनीति विज्ञान हो गया, जलांकिकी हो गया, मनोविज्ञान हो गया, नगरीय नियोजन आदि, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी मानव के सामाजिक विज्ञान संबंधी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। संभववाद क्या है लिखिए। संभववाद वह विचारधारा है जिसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ तथा मनुष्य प्राकृतिक प्रदत्त अनेक संभावनाओं का इच्छानुसार अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता है। मतलब संभववाद में ये बताया गया भैया कि मनुष्य जो है वो पर्यावरण के अनुसार, जिनके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में, मतलब मनुष्य के आसपास के पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ तथा मनुष्य प्राकृतिक प्रदत्त अनेक संभावनाओं का इच्छा अनुसार अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता है। पेड़ पौधे हमको प्रकृति ने दिए हैं, परंतु हम उनको हमारी इच्छा के अनुसार जो भी उनका उपयोग करते हैं, उनका लाभ लेते हैं। तो ये किस में आता है? संभववाद में अंतर्गत आता है ना बेटा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, समझिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा ना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9? संभाववाद विचारधारा के सर्वप्रथम किसने दिया? तो संभाववाद विचारधारा को सर्वप्रथम फ्रांसीसी विद्वान फेबवरे, किसने? फेबवरे ने दिया। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इतिहास की भौगोलिक प्रस्तावना में संभाववाद का नाम दिया। किसका नाम दिया? इतिहास की पहली, देखो क्या नाम था उनकी बुक का भैया, कि प्रसिद्ध पुस्तक इतिहास की भौगोलिक प्रस्तावनाओं को संभाववाद का नाम दिया था। किसने? फेबवरे जी ने। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 बेटा हम लोग का है ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है बेटा कि 1970 के दशक में मानव भूगोल में किन किन विचारधाराओं की उत्पत्ति हुई? तो 1970 के दशक में मानव भूगोल में मानवतावादी, ठीक है, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है। फिर अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11 नंबर का। मानव भूगोल के प्रादेशिक विश्लेषण विधि क्या है? ठीक है, समझिएगा। तो देखो मानव भूगोल की प्रादेशिक विश्लेषण विधि क्या है? तो क्या बोल रहा है कि जब मानव भूगोल में किसी प्रदेश को उपविभागों या प्रदेशों में बांटकर सभी तत्वों का अध्ययन किया जाता है या करते हैं, तो इस विवरणात्मक अध्ययन को प्रादेशिक विश्लेषण विधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या है? देखो इसको समझ लो बेटा आप लोग पहले 11 वाले को, कि प्रदेश के आधार पर उनकी योग्यता के आधार पर उनको बांटना और उनका विश्लेषण करना, ठीक है, प्रादेशिक विश्लेषण विधि कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्रमबद्ध भूगोल से आपका क्या आशय है? तो क्रमबद्ध भूगोल क्या होता है बेटा? क्रमबद्ध भूगोल में किसी प्रदेश के एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन किया जाता है। क्रमबद्ध भूगोल में किसी प्रदेश के एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन किया जाता है। किसमें? क्रमबद्ध भूगोल में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि राजनीतिक भूगोल की शाखाओं के नाम लिखिए। तो राजनीतिक भूगोल की 2 प्रमुख शाखाएं हैं। पहला है निर्वाचन भूगोल तथा दूसरा है सैन्य भूगोल। पहला कौन सा है? निर्वाचन भूगोल है बेटा, और दूसरा है सैन्य भूगोल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है लिखिए। पर्यावरणीय निश्चयवाद का अर्थ है कि मानवीय क्रियाकलाप प्राकृतिक शक्तियों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। कितनी अच्छी बात बोली ने, कि मनुष्य के जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, मनुष्य की जितनी भी गतिविधियाँ होती है, जो भी कार्यपालिका होती है, किसकी? मनुष्य की, वो प्रकृति द्वारा नियंत्रित की जाती है। कोविड-19 आया था, कोरोना आया था, उसको प्रकृति द्वारा नियंत्रित किया गया था। प्रकृति ने जहाँ चाहा वहाँ पे वो फैला, प्रकृति ने जहाँ उसको नहीं जाने दिया बिल्कुल वहाँ पे नहीं गया था वो। ठीक है। तो हम प्रकृति के दास ना कि प्रकृति हमारी दास है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है बेटा? मानव भूगोल की प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसके अध्ययन का एक पक्ष मानव और दूसरा पक्ष प्राकृतिक वातावरण की शक्तियाँ एवं उनका प्रभाव है। ठीक है बेटा। फिर अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा हम लोगों का? देखो सुनना बेटा, समझना है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि मानव भूगोल के किन्हीं 4 भूगोल बताओ के नाम लिखिए। तो मानव भूगोल के देखो हम लोग पढ़ते हैं अभी, तो सुनना। रेडजेल, कुमार सैंपल, एलन सी सैंपल, विडाल डी ला ब्लास। ठीक है। ब्लास मतलब ब्लास्ट होता है, कोई फूटता है तो ब्लास से ब्लास्ट रहता तुम लोग, तो उसको क्या बोलेंगे? ब्लास बोलेंगे इनको हम लोग, है ना। फिर अगला क्वेश्चन क्या है बेटा हम लोगों का? देखिएगा प्रॉपर करता हूँ उसको। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में जनसंख्या के वितरण की कोई 2 विशेषता लिखिए। तो विश्व में जनसंख्या के वितरण की विशेषताएं निम्नलिखित है। आप कौन कौन सी देख लेते हैं भैया। पहला है जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। जनसंख्या का कहीं भी वितरण समान नहीं है। कोई सा ही प्रदेश होगा, कोई से भी राज्य होगा, कोई से जिले, कोई से कस्बे, कोई से गांव, किसी भी चीज़ को ले लो आप, किसी भी स्थान को ले लो, प्रत्येक स्थान पर जनसंख्या में या घनत्व में विभिन्नता पाई जाती है। मतलब कम ज़्यादा होती है, कहीं अधिक होती है, कहीं बिल्कुल कम होती है, कहीं सघन होती है। ठीक है। तो कहीं क्या बोलती है बोले, हम लोग बोल सकते हैं उसको दूर दूर निवास करती है। ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट तो क्या बोला भैया जी ने हम लोग कि जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। विश्व की जनसंख्या का 90% भाग इसके केवल 10% भाग पर निवास करता है। कितनी बड़ी बात बोल गए वो, कि ये पूरा विश्व है, इसमें केवल 10% भाग पर, मतलब इस भाग पर है ना, लोग निवास करते हैं।
बाकी के जो 10% लोग हैं ना, वो इतना जो बचा हुआ है ना, ये पूरा देखो, मैं कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा बेटा। ये जो बचा हुआ है ना हम लोगों का पूरा, देखो मैं ब्लैक करता हूँ, है ना। चलो, ये जो बचा हुआ है ना ब्लैक ब्लैक जिसको मैं कर रहा हूँ, इस भाग में केवल 10% लोग निवास करते हैं। और जो रेड रेड है ना बेटा, रेड रेड हम लोग का, इसमें जो है ना, ये मान लो आप लोग कि 90% लोग जो है वो निवास करते हैं। ठीक है, दिख गया होगा आप लोगों को, समझ गए आप लोग। चलो अगला बेटा क्या बोल रहा है, देखो पॉइंट हम लोगों का, कि विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी देश वाले देशों में विश्व के लगभग 60% जो है जनसंख्या निवास करती है। मतलब मान लो कि पूरे विश्व में 200 देश हैं, जिसमें से केवल 10 देश में जो है वो 60% जो है आबादी निवास करती है। बाकी के 190 देश में जो है वो केवल और केवल 40% लोग निवास करते हैं। ठीक है बेटा, चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। ठीक है, समझेगा आप लोग। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा, समझो कि नदी घाटियों तथा मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में उनको क्या है, पेयजल की सुविधा होती है। ठीक है, सब्जियाँ, उनके आवास के लिए जो चीज़ें चाहिए वो उनको वहाँ पे आराम से मिल जाती है। मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 20 क्वेश्चन ही करवाऊंगा बेटा आपको इसमें। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, मानव कुछ निश्चित प्रदेशों में क्यों रहना चाहते हैं और उन अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं रहना चाहते। तो मानव कुछ निश्चित प्रदेशों में इसलिए रहना चाहते हैं क्योंकि उन प्रदेशों में मानव की भौतिक और सांस्कृतिक आवश्यकताएं आसानी से पूरी हो जाती है तथा उनका जीवन सुरक्षित रहता है। जबकि जिन प्रदेशों में भौगोलिक तथा सामाजिक कारक अनुकूल नहीं होते, मतलब मनुष्य के अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं होती, उन प्रदेशों में मनुष्य नहीं रह पाते हैं। ईजी सी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं ना बेटा। अगला क्वेश्चन क्या, 19 उत्प्रवास तथा अप्रवास क्या है, और इसी के अथवा में एक और क्वेश्चन क्या है कि अप्रवास किसे कहते हैं। तो उत्प्रवास किसी स्थान से दूसरे स्थान को जाने को कहते हैं, मतलब किसी एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने को उत्प्रवास या अप्रवास हम लोग कहते हैं। जैसे यूरोपियों का ऑस्ट्रेलिया को स्थानांतरण होना, मतलब यूरोप देश के कुछ लोग जो है यूरोप को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया में चले गए। ठीक है, अप्रवास क्या है, जब बाहर से मानव किसी प्रदेश के अंतर्गत स्थानांतरित होता है। मतलब मान लीजिए कि मैं अमेरिका से भारत आ गया, तो मैंने किसी एक जगह को छोड़ के, मतलब नागरिक बाहर का था, ठीक है, अब मैं उस देश के अंदर आ गया, मान लो मैं भारत का हूँ, ठीक है, अब भारत के अंदर ही क्या करूँगा भैया कि देश के अंदर जाना है मुझे। ठीक है, क्या बोल रहा है, अप्रवास से सुनना, कि जब बाहर से मानव किसी प्रदेश के अंतर्गत अंदर स्थानांतरित होता है, मतलब मैं अमेरिका से भारत में आया, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, अप्रवास बोलेंगे। तो उसे अप्रवास कहते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तटीय क्षेत्रों पर यूरोपीय लोगों का आवागमन हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है बेटा, कि जलवायु किस प्रकार जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। तो मानव के बसाव एवं उनकी कार्य क्षमता पर जलवायु का सबसे अधिक प्रभाव रहता है। इसीलिए विश्व में प्रतिकूल जलवायु वाले टुंड्रा प्रदेशों, मरुस्थली आदि प्रदेश आज भी कम जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, जबकि शीतोष्ण भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण घने बसे हुए पाए जाते हैं। मतलब मनुष्य को रहने के लिए समशीतोष्ण जलवायु जहाँ मिल जाएगी, मनुष्य वहाँ पे निवास कर लेगा। परंतु जहाँ पे मनुष्य को उसके अनुकूल, उसके वातावरण के अनुकूल जलवायु नहीं मिल पाएगी, या किसी भी मात्रा में उसको कमी अगर मिलेगी, तो व्यक्ति वहाँ पे निवास नहीं करेगा। ठीक है बेटा, ये 20 क्वेश्चन हम लोग पूरे हुए हैं। ठीक है, मैंने चैप्टर 1 और 2 पूरा करवा दिया आप लोगों का लगभग। इसमें कुछ क्वेश्चन बचेंगे, मैं उसको जो है पार्ट 2 में लेके आ जाऊँगा। ठीक है, और बेटा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ा सा बेटा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी से आप बेटा क्लास पूरी देखें और सब्सक्राइब करने का जरूर कहें सभी को। ठीक है, उस चैनल के लिंक को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करें। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।